देश में नफरत फैलाने वाली बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सर तन से जुदा करने वाले टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। ये खुलासे पीएफआई को लेकर किए गए हैं। तेलंगाना पुलिस ने कई ऐसे दस्तावेज सौंपे हैं जो हैरान करने वाले हैं। तो अब पीएफआई के टारगेट पर उत्तर प्रदेश के युवक भी बताए जा रहे हैं, उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ बचने के लिए पीएफआई ने नए कई संगठन बनाए, उनका खुलासा भी हुआ है और कई बड़े आरोप और कई बड़े खुलासे यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। पीएफआई को लेकर ये बड़े खुलासे तेलंगाना पुलिस ने कोर्ट में दस्तावेज सौंपे जिसमें हुए भंडाफोड़ चिंता बढ़ाने वाले हैं। तेलंगाना पुलिस के दस्तावेज से पता चल रहा है कि कैसे पीएफआई अलग अलग नामों से संगठन चला रहा है, ये मुखौटा संगठन है या किस तरीके के हालात हैं। एजेंसियों से बचने के लिए कई संगठन बनाए गए हैं। बैन से बचना है, आतंक फैलाने का एजेंडा है, ये इन दस्तावेजों से साफ हो रहा है। पीएफआई के ये कई राज अब सामने आ रहे हैं। समाज सेवा के नाम पर जुटाते हैं फंड, उसके बाद उसका इस्तेमाल इस टेरर मॉड्यूल के लिए किया जाता है। तो स्कूल कॉलेज मदरसा में भर्ती अभियान चल रहा है। गरीब मुस्लिम मोहल्लों से युवकों की भर्ती हो रही है, उनको बरगलाया जा रहा है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तेलंगाना पुलिस ने पीएफआई की पूरी पोल खोलकर रख दी है। बैन से बचने के लिए कई तरीके भी आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। एजेंसियों को धोखा देने के लिए कई विंग इन्होंने बनाए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन्हीं के विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन फ्रंट, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। तो तेलंगाना पुलिस की जो कोर्ट में डायरी दी गई उसमें ये बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवक और वो मोहल्ले जहां लोग गरीब हैं उनको फुसलाकर बहलाने की कोशिश इनकी तरफ से। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये जो कोर्ट में डायरी दी गई है इसके डिटेल्स की जानकारी अरविंद दे। अब देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए समेत जो बिहार पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में खुलासा हुआ ट्रेनिंग कैंप का, उसके बाद तेलंगाना में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और एक जो ट्रेनर था जो मार्शल आर्ट का उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कई पीएफआई के मेंबर को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ वो खुलासा कोर्ट में भी तेलंगाना पुलिस ने किया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंशन प्लान है, जो विस्तारवादी प्लान है, उसका खुलासा हुआ। इसमें खुलासा हुआ कि किस तरीके से अब तक 200 पीएफआई कैडर को छोटे आर्म्स चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, स्टोन पेल्टिंग चलाने की ट्रेनिंग बकायदा दी गई है। साथ ही साथ इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ इनको भड़काया जा रहा है। इसके अलावा जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो छोटे स्कूल मदरसा इनको टारगेट कर रहा है और उनके बाद उनका ब्रेन वॉश करके पीएफआई में शामिल कर रहा है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा खुलासा ये किया है कि जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर अलग अलग स्टेट में खुलासे हो रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से अधीर रंजन के बयान पर जिस वक्त हंगामा मच रहा था उसी वक्त एक और विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी चेयरपर्सन रमा देवी के पास पहुंची और उन्होंने पूछा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली तो फिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। तभी वहां स्मृति ईरानी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। संसद में गजब का शोर था। बीजेपी के सांसद एक सुर में सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बयान अधीर रंजन ने दिया था, मगर माफी की मांग सोनिया से हो रही थी। तभी सोनिया गांधी उठी और बीजेपी की सांसद रमा देवी के पास पहुंची। सोनिया गांधी ने रमा देवी से कहा, अधीर रंजन ने माफी मांग ली, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तभी स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पास आई और उन्होंने सोनिया गांधी से कहा, मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया है, डोंट टॉक टू मी। सोनिया गांधी बौखलाई हुई आई, पूछी कि मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो हम कहे कि आप अपने जो चुनी हुई हैं नेता
उससे बात कीजिए, क्या बोला है। आप ऐसे नेता को चुनी है तो आप ही को ना बोलेगा लोग। उस पर हमारी स्मृति ईरानी आई तो बोली, तो कहीं कि आपसे बात नहीं कर रहा, तैस में बोली सोनिया जी। तो थोड़ा सा आदमी को होता है ना, तकलीफ होता है कि एक तो हम लोग को इस तरह बोलवा भी रही हो और इस तरह की बात करने आए, कहती कि हाँ ठीक है वो गलती किया है, मैं ही माफ़ी मांग ले रही हूँ, बातें खत्म होता। लेकिन जिस तरह का नेता तुम चुनी हो, उटंग पटंग बोलता है, तो उसको ना काबू में करना चाहिए कि हाँ ये हमारा नेता जो है वो गड़बड़ किया, जिसके कारण हमारी बेइज्जती हो रही। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को धमकाया भी। You don't talk to me, ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्री गांधी बोल रहे हैं हमारे साथ, कार्तिक पवार जी भी बोल रहे। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसरीड कर रही हो मैंने, आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी, अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। मगर कांग्रेस कह रही है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया का अपमान किया, अमर्यादित व्यवहार किया। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या स्पीकर इसकी निंदा करेंगे? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए हैं? टीएमसी के सांसद भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने ही सोनिया से तल्ख लहजे में बात की। Sonia ji went up to Rama Devi. She was speaking to her when Smriti Irani rudely interrupted. Another BJP women members joined in the fray. Sonia ji told Smriti Irani that I am not talking to you. उसके बाद लोग उसको लेके बाहर लेके आए। जिस वक्त सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हुई, उस वक्त गौरव गोगोई और सुप्रिया सुले सदन में थे और बेहद करीब थी। सुप्रिया सुले बताती हैं कि उन्होंने ठीक से बातें तो नहीं सुनी, लेकिन उन्हें जो सोनिया गांधी ने बताया वो ये था। Sonia ji mentioned to me that she went to speak to Rama Devi ji, and Rama Devi ji and she had a chat, and then there was too much commotion there. So nobody really knows what happened. Parliament is a very sacrosanct, it's the temple of democracy, and I think none of us should mislead anybody. जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हुई, उसने सियासत को गरमा दिया है। मगर इतना जरूर है कि सदन के भीतर मर्यादा में बयानबाजी हो तो बेहतर है। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। राष्ट्रपति को लेकर अधीर के विवादित बयान पर कांग्रेस घिर चुकी है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने सीधे कांग्रेस सोनिया को निशाने पर ले रखा है। सुनिए, 4 मुख्यमंत्री कैसे अधीर के बहाने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर आक्रमण कर रहे हैं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है। मैंने वो वीडियो सुनी है जिसमें अधीर रंजन चौधरी पहले 2 बार करके वो देश के राष्ट्रपति कह रहे हैं, लेकिन बाद में स्ट्रेस दे करके उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया राष्ट्रपति वाला, वो वास्तव में उनकी सोची समझी चाल है। कांग्रेस पार्टी और अधीर रंजन चौधरी का मैं धिक्कार करता हूं और उन्होंने इसके लिए अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। शिष्टमंडल
शिष्टाचार की भेंट बताई जा रही है। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो राष्ट्रपति से ही माफी मांगेंगे। संसद में हंगामे के बीच राष्ट्रपति से स्मृति ईरानी की मुलाकात और मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। शिष्टाचार की मुलाकात बताई जा रही है। इस बीच कल ही राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर काफी बवाल मचा था और अभी भी इसको लेकर सियासत तेज है। तो कल जहां एक तरफ अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बवाल हुआ, वहीं उस बीच सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच भी नोकझोंक हुई। ये तस्वीरें आ रही हैं संसद में हंगामे के बीच राष्ट्रपति से मुलाकात करने की। स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची हैं, उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी भी ये कह रहे हैं कि मैं माफी मांगूंगा तो राष्ट्रपति से ही मांगूंगा, किसी और से जाकर माफी नहीं मांगूंगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने वक्त मांगा है राष्ट्रपति से मुलाकात का। फिलहाल स्मृति ईरानी मुलाकात करती हुई राष्ट्रपति मुर्मू से। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये मुलाकात और खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके का बवाल देखा गया सदन में, स्मृति ईरानी लगातार ये कह रही है सोनिया गांधी माफी मांगे, अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है और इन सारे बवालों के बीच ये मुलाकात। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया, स्मृति ईरानी ने लोकसभा में और संसद के बाहर मोर्चा संभाला, उसके बाद उन्होंने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ उनके दोनों एमओए थे। तो एक तरीके से ये जरूर कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी अब खुद से खेल रही है। और अधीर रंजन चौधरी ने कल बयान दिया था कि उन्होंने राष्ट्रपति से टाइम मांगा है, यानी कि उनको कल शनिवार को जो है वो टाइम मिल सकता है मुलाकात का। लेकिन उससे पहले जो है वो स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है। और जब कह सकते हैं कि भले ही उन्होंने एक अपने मंत्रालय को लेकर मुलाकात की, एक कड़ती मीटिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं जब दो नेता मिलते हैं तो पॉलिटिकली बातचीत जरूर होती है और करंट राजनीति जो चल रही होती है उस पर तो जरूर बातचीत होती है। साथ ही हिमांशु, ये जो आज की मुलाकात है इसे शिष्टाचार की मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है उसको लेकर भी कोई चर्चा क्या खबरें मिल रही है? देखिए, ऐसा तो नहीं अभी तक पता चला है क्योंकि ये सिर्फ कड़ची मीटिंग की शिष्टाचार की मुलाकात थी। लेकिन इतना जरूर जो मैं अभी वहीं बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चैटर्जी की कुर्सी तो चली गई, लेकिन काले खजाने के तहखाने के ताले लगातार तलाशे जा रहे हैं। आज टीएमसी के विधायक और प्राइमरी टीचर भर्ती काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। साथ ही पार्थ और अर्पिता के उन ठिकानों पर पड़े ताले की चाबी भी अब तलाशी जा रही है जो काले करप्शन के तहखानों को खोल सके। एक दिन पहले बेलघोरिया के 2 फ्लैट में छापे में 28 करोड़ तक का कैश और सोना बरामद हुआ था। कोलकाता के चिनार पार्क स्थित फ्लैट पर भी रेड हुई, लेकिन वहां से अब तक कुछ बरामद हुआ नहीं। उधर बढ़ते दबाव के बीच ममता ने पार्थ को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन टीएमसी से छुट्टी का दबाव अब बढ़ता जा रहा है। पहली छापेमारी, कैश मिला 21 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 70 लाख रुपए का। दूसरी छापेमारी, कैश मिला 27 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 4 करोड़ 31 लाख रुपए का। दौलत के अकूट ढेर पर बैठे ममता के मालामाल मंत्री का हिसाब किताब शुरू हो गया है। पार्थ अब प्यारे नहीं रहे, मंत्री पद से विदाई मिल गई है। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन करप्शन की जिस कलंक कथा की पार्थ चैटर्जी ने बुनियाद रखी, वो बहुत गहरी दिख रही है। ईडी के सामने सवालों का दरिया है जिसमें डूब कर जाना है। सवाल नंबर 1, भ्रष्टाचार के और कितने खजाने हैं? सवाल नंबर 2, कटमनी कंपनी के और कितने किरदार हैं? सवाल नंबर 3, करप्शन के नेटवर्क के और कितने आका हैं? सवाल नंबर 4, भ्रष्टाचार की दौलत और कहां-कहां पहुंची? सवाल नंबर 5, क्या काली कमाई से राजनीतिक फंडिंग हो रही थी? आज तक को मिले इनपुट के मुताबिक इस कैश कांड की सबसे बड़ी राजदार अर्पिता मुखर्जी की जुबान अब खुलने लगी है। उसने धीरे धीरे वो सच उगलना शुरू कर दिया है जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा।
शुरुआती पूछताछ के दौरान अर्पिता अपने फ्लैट से बरामद किए हुए पैसे को लेके डिटेल्स शेयर नहीं कर रही थी। ईडी के अफसरों को वो गुमराह कर रही थी। लेकिन जब दूसरे फ्लैट से कैश बरामद हुए, उसने कहा कि ये पैसा जो है वो पार्थ चैटर्जी का है, लेकिन अपने पास क्यों रखा, ये सच्चाई अभी तक नहीं बताई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले की जड़ें खंगालने में लगी ईडी फुल एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय करीब 17 ठिकानों पर छापे मार चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी है। पार्थ चैटर्जी की 5 महिला मित्र और कई राजदार रडार पर हैं। अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा की फाइल खुल चुकी है, लेकिन 3 और महिला मित्र का नाम सामने आया है। बंगाल में एसएससी स्कैम इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसी तरह से पूर्व मंत्री पार्थो चैटर्जी की महिला मित्रों की लिस्ट भी बढ़ती हुई दिख रही है। ईडी को शक है कि जिस तरह से पार्थो चैटर्जी ने अपने मित्र के ठिकाने को चुना है, वो बहुत चालाकी से चुना है। दरअसल पार्थो चैटर्जी के मित्र अर्पिता मुखर्जी हाई प्रोफाइल नहीं है। इस स्कैम से पहले ज्यादातर लोग उसे पहचानते भी नहीं थे और यही कारण है कि उनका घर को चुना गया था। ये शक ईडी को है, ताकि वो हाई प्रोफाइल नहीं है, लो प्रोफाइल है, कोई सरकारी पद पे भी वो नहीं है और इसके वजह से कोई शक भी उनके ऊपर नहीं होगा। लेकिन इस केस में सबकी निगाहें उन सियासी चेहरों पर टिकी हैं, जिन्हें ईडी कभी भी पूछताछ का पैगाम भेज सकती है। पूरी संभावना है बहुत जल्द टीएमसी के कई बड़े नेताओं से पूछताछ हो सकती है। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल भी रडार पर हैं। एक और मंत्री परेश अधिकारी से शिक्षक घोटाले में पूछताछ हो चुकी है। टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। माणिक भट्टाचार्य प्राइमरी टीचर भर्ती काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जांच का दायरा जितना बड़ा होगा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ की रफ्तार जितनी तेज होगी, ममता बनर्जी के लिए मुसीबतें भी उतनी ही बढ़ती जाएंगी। दिल्ली से मुनीश पांडे, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और सब यही जानना चाहते हैं कि शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी आने वाले दिनों में और क्या सख्त एक्शन ले सकती हैं। क्या मंत्री पद से हटाने के बाद पार्थ चैटर्जी को पार्टी से बाहर किया जाएगा? इस घोटाले पर अब तक ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखती है, तो बीजेपी ने मौका भांपते हुए मोर्चाबंदी भी तेज कर दी है। ममता सरकार को सड़क से संसद तक घेरा जा रहा है। बड़ी देर कर दी दीदी ने एक्शन लेते लेते। मंत्री की करीबी के घर से खजाने निकल रहे थे। नोटों और जेवरात का जखीरा मिल रहा था। आरोपी मंत्री बीमारी का बहाना बना रहा था। सरकार पर सवालों की बौछार हो रही थी, ईमानदारी पर उंगलियां उठ रही थी, लेकिन ममता बनर्जी चुप थी। करोड़ के कैश की बरामदगी के 1 हफ्ते बाद जब लगा कि बात बेहद बिगड़ चुकी है, साग डूब रही है, इमेज के चीथड़े उड़ रहे हैं, तो पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से चलता कर दिया गया। तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल के उद्योग, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संसदीय कार्य मंत्री रहे पार्थ घोष की नेम प्लेट कोलकाता स्थित उनके नवर्णा दफ्तर से कैसे हटाई जा रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीएम ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि टीएमसी में भी वो जिन पदों पर काबिज थे उससे भी बेदखल कर दिया। Everyone has been consulted, thoroughly deliberated, and we have reached a consensus. It's a unanimous decision that if anyone is accused or anyone is involved in any irregularity, Trinamool will not spare. सवाल उठता है कि क्या मंत्रिमंडल और टीएमसी के पदों से बाहर होने के बाद अब अगला नंबर पार्टी से पार्थ की विदाई होगी। फिलहाल ममता बनर्जी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। একদিকে ইডি, একদিকে সিবিআই,
অন্যদিকে ইনকাম ট্যাক্স, অন্যদিকে জিএসটি। लेकिन विपक्ष सिर्फ पार्थ चैटर्जी पर एक्शन से चुप होने को तैयार नहीं। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी से ही इस्तीफे की मांग कर रहा है। अर्पिता के 2 बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। बातों का है भी नहीं है, वो जांच हो। दैट इज पोजीशन वी हैव डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम अर्पिता एंड हर मनी। बेहद साफ सी बात है कि शिक्षक घोटाले के दलदल से ममता सरकार आसानी से बाहर निकलती नहीं दिख रही। बीजेपी का इरादा साफ है, भ्रष्टाचार भले ही मंत्री नेता का हो, लेकिन प्रहार तो ममता सरकार पर ही होना है। इधर ईडी की छापेमारी भी नहीं थम रही। गुरुवार को ईडी की एक छापेमारी कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क स्थित रॉयल में हुई। यहाँ 4थे तल्ले पर 404 नंबर फ्लैट अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है। हालांकि यहाँ से ईडी को कुछ नहीं मिला। अब तक अर्पिता के 4 फ्लैट्स पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। डायमंड सिटी का फ्लैट जहां 22 जुलाई को छापा पड़ा, बेलघरिया के 2 फ्लैट जहां 27 जुलाई को छापा पड़ा, और चिनार पार्क का फ्लैट जहां 28 जुलाई को ईडी ने छापा मारा। तृणमूल कांग्रेस कह सकती है ये निजी भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन इसके सियासी साइड इफेक्ट से ममता का बच पाना नामुमकिन है। सूर्याद्री रॉय और ऋत्विक मंडल के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। दबाव के चलते काले कैश, काले करप्शन में फंसे मंत्री पार्थ चैटर्जी को ममता ने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन सवाल यही कि देर क्यों की गई? क्या ममता को कुछ मालूम नहीं था? क्या टीएमसी से भी पार्थ को बाहर किया जाएगा? दिल्ली से कोलकाता तक सियासत यही सवाल कर रही है। जहां पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं, वहां पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत है, कोई उन्होंने आवाज नहीं निकाली। शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता, तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। What action has other political parties taken? BJP has got no right to point fingers on Trinamool. BJP, you talk about Partho Chatterjee. What happened with Bharti Ghosh? Heaps of cash and tons of money were recovered from her place. She has now been rewarded as a national executive member in BJP. So BJP should be the last one to talk about honesty. BJP should be the last one to talk about corruption. BJP should be the last one to talk about ethics. मंत्री का एक आईपीएस ऑफिसर जो उनके सारा साइबर वगैरह देखते हैं, उनके ऊपर जो एसआईटी का हेड थे और शारदा जो मामला को जिन्होंने पूरा पेचीदा बना दिया, उन पर जब सीबीआई इंक्वायरी उनको बार बार बुलाने पर नहीं आए तो उनके घर जा रहे थे 12 ऑफिसर सीबीआई के। उसके पहले ममता बनर्जी पहुंच गई वहां, उल्टा थाना से बुला करके उन सारे अफसर को अरेस्ट करके थाने में ले गए। उनके 4 मंत्री और एमएलए को ले गए निजाम पैलेस पूछताछ के लिए सीबीआई, तो वहां जाकर धरना दी, सैकड़ों लोगों को बुलाकर ईंटा पत्थर मारने लगी। वो कभी पीछे नहीं हटती है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बनी है, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है, तो मजबूरन करना पड़ रहा है। Everyone has been consulted, thoroughly deliberated, and we have reached a consensus. It's a unanimous decision that if anyone is accused or anyone is involved in any irregularity, Trinamool will not spare. जम्मू से लेकर कश्मीर तक पानी डरा रहा है। कहीं मूसलाधार मुसीबत ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो कहीं बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। करगिल में बादल फटने के बाद काफी बर्बादी देखी गई। स्कूल में कुछ बच्चे सैलाब की जद में आ गए। जम्मू कश्मीर में सैलाब का सितम जारी है। पहले बारिश, फिर बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद बादल फटने से हालात और बेकाबू हो गए। लद्दाख में बादल फटने से काफी तबाही हुई। कारगिल में बादल फटने के बाद आए सैलाब से कई घर खंडहर की तरह बिखर गए। देखिए कैसे सैलाब के साथ मलबा और पत्थर कितनी तेजी से बहते हुए गिर रहे हैं।
रिहायशी इलाके में भी बादल फटने के बाद बर्बादी का मंजर दिखा। सड़क पर मलबा ही मलबा नजर आया, जिसके बाद मलबे को हटाया गया। सैलाब ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कई कार मलबे के साथ बहते हुए काफी दूर तक निकल गई। कुछ बाइक भी बादल फटने के साथ आए सैलाब में बह गई। बाढ़ की ये विनाशक तस्वीरें देखकर ही सिहरन होती है। जम्मू के उदेवाला में बाढ़ का मंजर देखिए। यहाँ पानी के बीचों बीच एक स्कूल दिखता है और दिखते हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे पानी में फंसे हुए। अब डूबे कि तब डूबे, जान हलक में अटकी है क्योंकि पानी गर्दन तक चढ़ा आया है। पता नहीं कि जिंदगी बचेगी भी या नहीं। स्कूल का गेट देखिए, लोगों को रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार था। सैलाब से जद्दोजहद के बीच काफी समय बाद इन लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। कठुआ में इस स्कूल बस को देखिए, किनारे छात्र और कुछ लोग खड़े हैं। स्कूल बस पानी में डूबने की कगार पर है। बस के अंदर कुछ छात्र और लोग बैठे हैं जो पूरी तरह लाचार दिख रहे हैं। बाढ़ के हाहाकार की ऐसी खतरनाक तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। करीब 4 से 5 फीट पानी भरा है, सिर्फ कार की छत दिख रही है। यानी रिहायशी इलाकों में सैलाब के सितम के आगे लोगों ने सरेंडर कर दिया। लगातार बारिश के बाद जम्मू में सफेद रंग की एक कार सैलाब के बीच गड्ढे में फंस गई। फिर देखिए कैसे पुलिस के सिपाही और एक शख्स ने कार पर खड़े होकर क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला। जम्मू में बारिश के बाद सड़क पर हुए जल जमाव की वजह से गाड़ियां तैरती सी दिखी। गलियों में मानो नदियां बहने लगी हों। बारिश के बाद तवी नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तवी नदी जो कि जम्मू शहर के बीचों बीच बहती है, इस समय उफान पर है और तवी नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और ऐसी स्थिति बाकी जिलों में भी जम्मू कश्मीर के है। चिनाब नदी जो कि जम्मू संभाग के कई जिलों से गुजरती है, चिनाब नदी का जल स्तर खतरे के निशान को छू चुका है। कठुआ में लैंडस्लाइड से कई सड़कें बर्बाद हो गई। सड़कों पर बारिश के बाद बर्बादी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। देखिए कैसे पहाड़ से लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर बरस रहे हैं। लैंडस्लाइड के बीच इस बस वाले ने खतरा मोल लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के डांटने के बाद उसने तुरंत यू टर्न ले लिया। बारिश के बाद आई बाढ़ से कई पुल बर्बाद हो गए। नदी में सैलाब से हुई बर्बादी के बाद सड़कों से मलबा हटाया जा रहा है। राजौरी में भी बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। यहाँ भी चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों को ये मंजर डरा रहा है। तवी नदी के साथ चिनाब में भी उफान देखा जा रहा है। अखनूर में चिनाब के किनारे बने एक मंदिर को बाढ़ ने चारों तरफ से घेर लिया। बस नंदी की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा पानी की लहरों के बीच दिख रहा है। मंदिर किनारे लगे बोर्ड और पोल की लाइटें जलमग्न हो चुकी हैं। गांदरबल के कुल्लन इलाके में भी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आई। श्रीनगर ले हाईवे पर मलबा आने से हाईवे पर आवाजाही रोकनी पड़ी। पुंछ में 14 लोग नदी में फंस गए। शेरे कश्मीर पुल के पास फंसे लोगों का सेना और एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सियों के जरिए रेस्क्यू किया। देखिए सेना के जवान कैसे देवदूत बनकर सामने आए। लगातार 12 घंटों की बारिश ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक को बेहाल कर दिया और सबसे बड़ी बात ये कि खतरा अभी टला नहीं है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।